नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी किसान भाइयों बहनों के साथ फिर से जुड़ गई हूँ कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ हम हर रोज़ खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी नई और रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते हैं। आज के कार्यक्रम में हम ऐसी ही कुछ जानकारियाँ लेकर आए हैं, तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत कृषि समाचार के साथ। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं खबरें खेती में आज क्या है खास। मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य की विकास योजना के तहत मिलेगा अनुदान। खरपतवार हटाने के लिए कारगर है पावर वीडर। आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी वैशाली की भावना। खेती किसानी और पशुपालन के बाद मछली पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आया है। किसानों को इस व्यवसाय से जोड़ने के लिए सरकार भी अपने स्तर पर मदद कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य की विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य को मछली उत्पादन के साथ साथ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। मछली पालक किसान भाइयों को मछली के लिए तालाब निर्माण के साथ फीड, दवा, उर्वरक पर 4 लाख रुपए खर्च होंगे। इस पर राज्य सरकार अन्य वर्ग के लाभुकों को 50% और अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजातियों के लाभुकों को 70% सब्सिडी देगी। रबी फसलों में सरसों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। सरसों की फसल में समय समय पर विभिन्न कीट एवं रोग काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उपज में कमी आती है। यदि समय रहते इन रोगों एवं कीटों का नियंत्रण कर लिया जाए तो सरसों के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी की जा सकती है। सरसों में ज्यादातर माहो कीट का प्रकोप होता है। ये कीट अक्सर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आते हैं और मार्च के अंत तक सक्रिय रहते हैं। कीट से बचाव के लिए किसान भाई एमिप्राक्लोरोफिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में डालकर छिड़काव अपने पौधों पर करें। पूरा प्रदेश अभी शीतलहर की चपेट में है। ऐसे में मछली पालक किसान भाइयों को मछलियों की उचित देखभाल की जरूरत है। दरअसल अधिक ठंड के मौसम में मछलियों की मृत्यु दर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि इस मौसम में ठंडी जीव में शुमार मछलियों में कई तरह की बीमारियों का खतरा काफी बढ़ा रहता है। इससे निजात पाने के लिए मत्स्य पालक किसानों को सलाह दी जाती है कि उचित देखभाल करें और ऐसी तकनीक विकसित करें। ऐसी तकनीक है तालाब के ऊपर नेट एवं बल्ब लगाकर मछलियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। बल्ब की रोशनी से तालाब का पानी गर्म रहता है और मछली पानी की ऊपरी सतह पर रहती है। साथ ही तालाब के ऊपर नेट लगे रहने के कारण मछलियों को पशु पंछियों से भी खतरा कम रहता है। बैगन सोलेनेसी जाति का फसल है, जिसे किसान भाई पूरे वर्ष उगा सकते हैं। आमतौर पर इसकी खेती सब्जी के लिए की जाती है। खाने में अत्यधिक स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसमें विटामिन ए, बी के अलावा कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे खनिज पाए जाते हैं। किसानों को अपने क्षेत्र की प्रचलित और अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही किस्मों का चयन बाजार की मांग एवं लोकप्रियता के आधार पर ही करनी चाहिए। बैगन के 2 प्रकार की किस्में पाई जाती है, लंबे एवं गोलाकार। लंबे फल में पूसा परवल लौंग, पूसा परवल क्लस्टर, पूसा क्रांति, पंत सम्राट, आजाद क्रांति आदि प्रमुख है। इसके अलावा गोल फल में पूसा परवल राउंड, H4, P8, पूसा अनमोल, पंत ऋतुराज, T3 आदि प्रमुख है। छोटे गोल फल में DBSR 44 और PLR 1 प्रमुख है। संकर किस्मों में अर्का नवनीत और पूसा हाइब्रिड 6 काफी प्रमुख माने जाते हैं।
कृषि कार्यों में मशीन एवं तकनीक ने आज पूरा का पूरा परिदृश्य बदल दिया है। समय की बचत और उत्पादन लागत में कमी लाकर इन कृषि यंत्रों ने खेती के समस्त व्यवहारों को आधुनिक बना दिया है। ऐसा ही एक कृषि यंत्र है पावर वीडर। खबरें खेती में आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रगतिशील युवा किसान भावना कुमारी से। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर भावना की आंखों में इस कदर बस गई कि वह कुछ ही सालों में मशरूम और इससे जुड़े उत्पाद बनाने वाली सफल युवा किसान और व्यवसायी बन गई। इतना ही नहीं, भावना अपने आसपास की महिलाओं को इससे जोड़कर रोजगार मुहैया करा रही है। भावना मशरूम से कई तरह के खाद्य सामग्री बनाती है, जिसे बाजार में बेचने पर इन्हें अच्छा आमदनी प्राप्त हो जाता है। भावना अभी युवा है और इसकी सोच भी युवा है, तो जाहिर सी बात है इस व्यवसाय को बेहतर मुकाम तक ले जाने के अपने लक्ष्य को हासिल ये करेंगी ही। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के थोक अनाज मंडी में और जानते हैं चावल के ताजा भाव। सोनम उसना 3800 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल, उसना मंसूरी 2800 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल, अरवा चावल 3300 से 3400 रुपए प्रति क्विंटल, बासमती चावल लोकल वाला 6600 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। पछुआ हवाओं का प्रकोप लगातार जारी है। दिन में हल्की धूप निकलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अब धीरे धीरे अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर बढ़ना शुरू होगा, लेकिन ठंडी हवाएं अभी चलती रहेगी। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे मटर की फसल पर 2% यूरिया के घोल का छिड़काव अवश्य करें। इस छिड़काव से मटर की फलियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मुर्गी पालक किसान भाइयों, मुर्गी के घर की दिशा पूर्व से पश्चिम रखें ताकि दिन में ज्यादा से ज्यादा धूप मुर्गी घर में प्रवेश कर सके और साथ ही चूजों के आहार में अचानक बदलाव बिल्कुल ना करें। अभी आपने कृषि जगत की खबरें देखी। वक्त हो गया है एक छोटे से विराम का। आप कहीं मत जाइएगा, जानकारियां अभी और भी हैं। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें समय पर चिकित्सा देना ज़रूरी है। प्राथमिक चिकित्सा के अभाव में रोग बढ़ने के कारण पशुओं में दूध उत्पादन की कमी तो होती ही है, साथ में पशुधन की हानि भी होती है। पशुओं को प्राथमिक चिकित्सा कैसे दें, विस्तार से बता रहे हैं पशु चिकित्सक ज्ञानदेव सिंह। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जो भी जानकारी दें उससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो और आप अपनी जो खेती किसानी है उसमें बेहतर से बेहतर मुनाफा प्राप्त कर सकें। और इसी क्रम में आज हमारा जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो अक्सर ये चिंता करते रहते हैं कि पशुओं का स्वास्थ्य किस तरह से बेहतर हो और कैसे हमारे पशु स्वस्थ रहें। इसी क्रम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज्ञानदेव सिंह, जो सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आज का जो हमारा विषय है वह है दुधारू पशुओं एवं पशुओं की अस्थि भंग की ग्रामीण और प्राथमिक चिकित्सा। सर, ये जो अस्थि भंग है उसकी चिकित्सा हमारे जो ग्रामीण परिवेश के जो किसान भाई हैं वो किस तरह से करें और ये अस्थि भंग है क्या? सबसे पहले तो ये बड़ा बढ़िया टॉपिक है। अस्थि भंग जो है हम लोगों में भी होता है। अस्थि मतलब हम जनरली हम ह्यूमन भी कहते हैं फ्रैक्चर, किसी हड्डी या कार्टिलेज का टूट जाना। तो ये बड़े जानवरों के साथ बहुत समस्या की बात इसलिए है कि अगर हड्डी टूट गई और उसका अगर तुरंत सही समय पे अगर हमने प्राथमिक चिकित्सा नहीं दिया तो वो पूरा हमारा जानवर जो है वो बेकार हो जाता है। और उसको इवन ये स्थिति तक आती है कि उसको हम यूथेनाइज, यानी उसको जो वेटनरी में रिकमेंडेड है कि जो जानवर उठ नहीं सकता उसको हम यूथेनाइज कर दें, यानी मर्सी किलिंग कहते हैं। तो इसका बचाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अस्थि भंग में सबसे पहले क्या होता है कि जानवर गिरा अगर टूट गया तो अस्थि भंग को मैनेज गांव में इवन हम अगर शहरों में या डॉक्टर भी करेंगे तो जांघ के नीचे की हड्डियों को ही हम कर पाते हैं। तो उसमें जब हड्डियाँ टूटती है तो सबसे पहले जानवर छटपटाएगा, दर्द होता है बहुत। तो उसको तुरंत क्या करना है कि सबसे पहले उस जानवर को आप रोकिए छटपटाने से। गिर गया तो रोक लीजिए वहीं, और उसको हमारे गांव में आप लोग बड़ा फेमस है, इवन आदमी में हमारे ह्यूमन फ्रैक्चर में भी यही होता है कि हम फट्टी लगा देते हैं, स्प्लिंट जिसको कहते हैं। तो लगा के और अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उस फट्टी को हम कहाँ से कहाँ तक लगाएं। तो जो भी हड्डी टूटी है उसके नीचे वाली एक ज्वाइंट होती है, निश्चित रूप से होगी, हर हड्डी के नीचे एक ज्वाइंट होगी और हर हड्डी के ऊपर एक ज्वाइंट होगी। तो हमको बस क्या करना है कि उस हड्डी के नीचे के साइड में वाली ज्वाइंट को और ऊपर वाली ज्वाइंट, दोनों ज्वाइंट को के ऊपर तक हमको फट्टी लगा के बैंडेज, काटन, कपड़ा जो भी आपके पास उपलब्ध हो बांध के और उसको फट्टी लगा के रस्सी से बांध के कम से कम स्टेबलाइज कर दें ताकि एनिमल जो है तड़फड़ाए ना। होता क्या है, जब एनिमल छटपटाएगा भारी वजन की वजह से हड्डी बाहर निकल जाती है। जहाँ हड्डी अगर बाहर निकली तो हड्डी बाहर निकलने के बाद समस्या ये हो जाती है कि फिर उसको मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये प्राथमिक उपचार की तरह लगेंगे, सिम्टम और लक्षण भी होते हैं जिसको हम अभी बताते हैं आपको, लेकिन ये प्राथमिक उपचार आपको करना बहुत ज़रूरी है। कि अस्थि भंग हो जाने पर या किसी तरह से चोट लग जाने पर तो सबसे पहले जो प्राथमिक चिकित्सा होती है
तो क्या करते हैं कि फिनाइल या तारपिन का तेल डाल करके वो सोचते हैं कि अपना इससे हम धो देंगे तो हो जाएगा। तो सर कौन सी जो दवा है जो उस समय तत्काल पशुओं को दिया जाए? बिल्कुल नहीं, फिनाइल और जो भी अगर चोट लगे, अगर मान लीजिए टूटा भी नहीं हो, जानवर को चोट लगा है, अगर हल्का फुल्का अगर टूटा है जी सर, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। हल्का फुल्का टूटना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इशू ये होता है कि आप उसमें तारपीन का तेल या इस तरह की चीज़ें जाती है जो हाईली इरिटेंट होती है। जैसे ही यार इरिटेंट चीज़ें डालेंगे आप, तो आप क्या करते हैं, फिनाइल का तारपीन का तेल डालते हैं कि मक्खी ना बैठें। तो मक्खी ना बैठने की और दूसरी दवाइयाँ हैं जो कि इरिटेंट नहीं होती है और उसको बहुत आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली दवाई जो यूज़ करना है इस तरह के केस में, मैंने बताया कि फट्टी या स्प्लिंट लगा के, कमची जिसको कहते हैं, कमची बांध के आपने तो रख दिया, लेकिन अब एनिमल को दर्द होगा, सूजन होगा, तो दर्द निवारक और सूजन की दवाइयाँ तमाम तरह की है। मैक्सटल आता है, मेलोनेक्स प्लस आता है। बड़े जानवरों को जो 300-350 किलो का है तो 15 ml इंटा मस्कुलर लगा के हम उसको क्या कर सकते हैं कि दर्द निवारक दवाइयाँ दे के और उसको दर्द को कम कर सकते हैं, इतना बस कर सकते हैं। उसके बाद का उपचार जो ये, उसके बाद पशु चिकित्सक से मिलना पड़ेगा। वो अगर आपको, हम जैसे हमारे ह्यूमन में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बांधते हैं, जानवरों में भी उसी तरह बांधा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस वही ध्यान रखना चाहिए कि जॉइंट, अगर आपने जॉइंट के पहले तक ही स्प्लिंट को या कमची को रखा है तो कोई कामयाब नहीं रहेगा। जॉइंट जो हड्डी टूटी है उसके नीचे वाली जॉइंट तक, और जो हड्डी टूटी है उसके ऊपर वाली जॉइंट तक। जैसे हमारा अगर ये हड्डी टूटता है तो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ तक बांध देता है और यहाँ तक बांध देता है ताकि हम ऐसे रखें। हमारा मेन मकसद इमोबिलाइज करना होता है। सर बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को दी जा रही है। इसी क्रम में जो अगला सवाल है वह यह है कि जो हमारे दुधारू पशु हैं, अगर उनमें अस्थि भंग हो जाए तो वो कितना प्रभावित होते हैं और उसके लिए हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं, और जो दुधारू पशु हैं उनका दूध उपयोग में लाया जाए कि नहीं सर, इसके बारे में सर। बढ़िया क्वेश्चन है। और देखिए, दूध अगर हम दुधारू पशु को अगर किसी तरह की बीमारी होती है तो निश्चित रूप से हमारा दूध में कमी आना लाजमी है। बिल्कुल। और होना है। उसका वजह ये है कि दर्द होता है बहुत ज़्यादा पेन में। अगर हम ही बहुत ज़्यादा पेन में रहें तो हम दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, अपना जो नॉर्मल काम है प्रोडक्शन नहीं दे सकते। उसी तरह जानवर भी अपना नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं दे सकता, उसके प्रोडक्शन में कमी आएगी। बस क्या करना है कि कुछ दिन तक आने के बाद कमी जो है उसकी नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि निश्चित रूप से हम हड्डी टूटी है तो हम दर्द की दवा देने के बाद, स्प्लिंट कमची बांधने के बाद हम उसको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ज़रूर देते हैं और कैल्शियम के साथ मल्टीविटामिन भी देते हैं। तो इसका ये करना है कि हमको कैल्शियम मल्टीविटामिन, तो दूध में धीरे धीरे 2-4-5 दिन, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जब थोड़ा वेट बियर करना है, उठाने की उसकी कोशिश ज़रूर करते हैं कि जानवर थोड़ा अपने पैर पे वेट लेगा। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा प्रोडक्शन तो निश्चित रूप से घटेगा। अब वो जो प्रोडक्शन जो पहले रहा वो प्रोडक्शन में थोड़ी कमी आएगी। सर इसी में मेरा जो सवाल था वो अभी पूरा नहीं हुआ कि मतलब कि जो दुधारू पशु हैं तो अस्थि भंग हो जाने पर जो उनका दूध है वो हमारे किसान भाई निकालेंगे और उनको उपयोग में लाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, अगर हम उसको चोट लगी है, कट गया है, कहीं घाव हो गया है, अगर उसकी वजह से, जैसे मान लीजिए हड्डी टूटी और दूसरे जगह भी जानवर गिरता है तो उसको दूसरे जगह भी चोट लगती है, तो घाव लगता है। अगर वहाँ कट गया, फट गया, तो इन्फेक्शन रोकने के लिए अगर हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं तो बहुत सी एंटीबायोटिक ऐसी होती है जिस पर लिखा रहता है कि आप इसका दूध इतने दिन तक नहीं पी सकते, क्योंकि वो दूध एंटीबायोटिक रेजिड्यू दूध में भी आता है और उसको अगर ह्यूमन कंजप्शन करता है तो हम क्या करते हैं कि उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांस रहते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जो भी इंस्ट्रक्शन हर एंटीबायोटिक के साथ वेरी करता है। अगर हम एंटीबायोटिक किसी में 2 दिन का रहता है, किसी में 0 विथड्रॉल भी है, कोई एंटीबायोटिक ऐसी है जिसमें जो कोई ज़रूरत नहीं है फेंकने की, लेकिन कोई एंटीबायोटिक ऐसी है कि उसको इंजेक्शन देने के बाद 2-4-5 दिन तक हम उसका दूध का सेवन नहीं करते हैं। तो ये उस पर इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा। हर एंटीबायोटिक अलग अलग होता है और उसके अनुसार हमको फॉलो करना पड़ेगा। निश्चित रूप से अगर एंटीबायोटिक यूज़ हो रही है तो दूध पीना ठीक नहीं है। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि पशुओं में अस्थि भंग हो जाने पर जो हमारे विशेषज्ञ के द्वारा दी गई जानकारी, उसके अनुसार आप अगर अपने पशुओं का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से पशुओं की जान माल की क्षति नहीं होगी और आप पशुओं की रक्षा कर सकेंगे और आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए। पशुओं को प्राथमिक चिकित्सा देने के महत्व के बारे में अभी आपने समझा। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। अभी ठंड का मौसम चल रहा है और इस मौसम में पशुओं का आहार और आवास
दोनों का प्रबंधन करना ज़रूरी होता है। वे किसान भाई जो भेड़ और बकरी पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें उन्नत नस्लों का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना है ताकि वे अधिक से अधिक मुनाफा ले सकें, इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ वीरेंद्र कुमार। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे यहाँ बड़े किसान तो खास करके हमारे बिहार में बहुत कम है, जो सीमांत किसान हैं और लघु किसान हैं। उनके लिए कभी कभी जो छोटे छोटे रोजगार हैं वो बेहतर होते हैं और उनकी आमदनी अच्छी होती है, थोड़ा सा लेकिन सावधानियां होनी चाहिए। आज हम उन्हीं छोटे एक व्यवसाय में, छोटे रोजगार की में भेड़ और बकरियों पर जाते हैं। बकरियों और भेड़, हमारी आज का जो कार्यक्रम है वो है बकरियों और भेड़ के उन्नत नस्ल और उसका शीतकालीन प्रबंधन। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो पशु प्रजनन विभाग बिहार वेटनरी कॉलेज से हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, हम बकरियों पर ही आते हैं सबसे पहले कि बकरियों के नस्ल पर, तो बकरियों का कौन कौन सा नस्ल जो है वो हमारे बिहार के लिए, खास करके बिहार झारखंड का जो परिवेश है, वातावरण है, उसके लिए उपयोगी है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पूर्वी भारत और बिहार झारखंड उड़ीसा, ये सब हमारा बिहार झारखंड उड़ीसा, ये जो हमारा है पूर्वी क्षेत्र का जो एरिया है, उसमें ब्लैक बंगाल सबसे ज़्यादा बकरियां जो है उपयुक्त पालने के लिए हमारे क्षेत्र के लिए अच्छी है। जिसके ब्लैक बंगाल की खासियत ये है कि जो छोटी कद की होती हैं और ये जल्दी मैच्योर्ड इनके बच्चे हैं, जो 11 से 12 महीना में परिपक्व हो जाते हैं, जो पाल खाने योग्य हो जाती हैं। इनका गर्भकाल जो होता है 50 से 55 दिन होता है और इनका जो खासियत ये है कि ये साल में 2 बार बच्चे देती हैं और एक बार में 2 या 2 से अधिक बच्चे देने की इनमें क्षमता है। इसलिए साल में इनका उत्पादन हम लोग 2 बार ले सकते हैं। ब्लैक बंगाल बकरियां जो है, इसकी और खासियत है कि ये इनका जो मीट जो हमारा है बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट माना जाता है, जिसका बाज़ार में बहुत ही डिमांड है। कंपैरिजन और बकरियों की तुलना में इनकी मांस के डिमांड बहुत ज़्यादा है। बकरी हमारे जो है यहाँ का और सभी बकरियाँ उन्नत नस्ल की हैं, जैसे बारबरी, बीटल, जमुनापारी भी कुछ लोग पालते हैं, जो कि बड़े बड़े नस्ल के बकरियां हैं जो पालते हैं, जो कि खास करके कुर्बानी वगैरह के लिए लोग बड़े नस्ल का लोग पालना चाहते हैं, जो कि मुस्लिम धर्म के लोग हैं, तो उसके लिए बड़े नस्ल की आवश्यकता होती है। जिसमें पाल तो हम लोग लेते हैं जानवर को उतने बड़ा, लेकिन यहाँ पर रख रखाव उसका हम लोग नहीं कर पाते हैं। एक आध 2 को पालने में कोई समस्या नहीं आती, इसलिए कि उसका देख रेख व्यक्तिगत तौर पर अपने घरों में कर लेते हैं। लेकिन फार्म के आधार पर हम लोग अगर ऑर्गेनाइज वे में करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सा नस्ल हैं जो बड़ी नस्ल की हैं और इस क्लाइमेट में हम लोग ला के रख लेते हैं, लेकिन वो सूटेबल नहीं कर पाती। एक बड़ी समस्या है डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बिहार में हम खास करके देखते हैं कि लोग बड़े बड़े नस्ल के, जैसे वही जमुना पार और जी और कुछ नस्ल हैं जो यूपी के इटावा तरफ से या हरियाणा तरफ से ले तो आते हैं, लेकिन हमने कई ऐसे देखा है किसानों को कि बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। क्या कारण है कि वो यहाँ सक्सेस नहीं कर पाता? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है किसान भाइयों के लिए, मोटिवेशन के लिए। किसान भाइयों देख करके आजकल यूट्यूब में बकरी पालन के लिए सब कुछ देख लेते हैं, बड़ी नस्ल की, और स्टेटस शो करने के लिए लाते हैं कि हम बड़े फार्म खोल रहे हैं और उसके लिए इन्वेस्ट की आवश्यकता होती है ज़्यादा। फार्म ऑर्गेनाइज में तो खोल लेते हैं, लेकिन जो ब्रीड जो वहाँ से बड़े नस्ल की लाते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में, इस परिवेश परिस्थिति में, क्लाइमेट में सूटेबल नहीं होने के कारण उसका अच्छा ग्रोथ नहीं होता है। उसके बाद ग्रोथ के अलावा उसका ब्रीडिंग जो है फ्लॉप कर जाता है, जिसके कारण उनका जो वो रोज़गार है वो डूब जाता है। उसमें कुछ खास तरह का मतलब कि बीमारियां का भी हम लोग कुछ उसमें ध्यान देते हैं, जो PPR वगैरह है, जो कि सालाना उसका हम लोग टीका देते हैं। उस समय पर टीका भी नहीं लगवाते हैं, जो कि रख तो लेते हैं लेकिन यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते किसान भाइयों को आर्थिक क्षति का उठाना पड़ता है। सर, भेड़ यहाँ कौन सी नस्ल की लेनी चाहिए? वैसे तो हमारे भारत में भेड़ नस्ल 44
नस्लें हैं, लेकिन हमारे जो क्लाइमेट और सूटेबिलिटी के अनुसार और भारत सरकार के द्वारा बिहार का जो ब्रीड है शाहाबादी सीप है और गड़ोल भी है और आपका झारखंड और बिहार का छोटा नागपुरी है, जिसमें हम लोग शाहाबादी सीप का बहुत तरह का प्रोजेक्ट वगैरह चला कर भी प्रमोट करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जो शाहाबाद जोन है हमारा भोजपुर, रोहतास, भभुआ और ये सब जो एरिया है, इस एरिया में ये खास करके हमारे सीप देखा गया है, लेकिन बहुत उत्थान इसलिए नहीं हो रहा है कि ये खास लोग इसको ही पालते हैं, एक कम्युनिटी का ही लोग पाल पाते हैं, खास कम्युनिटी के ही लोग जो कि सब लोग हम लोग उसमें नहीं पालते हैं, इसलिए वो गणरिया जो हैं हमारे वही पालते हैं, इसलिए उसमें सिर्फ उन्हीं का मतलब कि आर्थिक विकास करने का प्रयास लोग करते हैं, लेकिन बहुत सक्सेसफुल वो लोग नहीं। सर शीतकालीन प्रबंधन पर हम बात करते हैं, चूँकि जाड़े का मौसम है, जो तापमान है रोज़ गिर रहा है, कभी चढ़ रहा है, तो शीतकालीन प्रबंधन में क्या क्या होना चाहिए जो बकरी हमारे व्यवसाय से जुड़े किसान हैं उनको नुकसान नहीं हो? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी शीतकाल हमारा चल रहा है और अभी कोहरा का मौसम है, छाया हुआ है, जिसके चलते बकरिया को देख रेख करने, भेड़ और बकरी दोनों के लिए मैं बात करूँगी। भेड़ तो हम लोग बगीचा में रख लेते हैं, वहाँ पर अलाव वगैरह जला लेते हैं, उनको बहुत ऑर्गेनाइज में व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, लेकिन छोटे किसान हमारे जो सीमांत हैं, जो मजदूर हैं, जो भूमिहीन हैं, वो अपने घर में ही बकरिया झोपड़ी में रखते हैं या अगल बगल के कहीं जो ऑर्गेनाइज वे में करते हैं तो वो फार्म खोलते हैं, तो वहाँ पर अलाव की हम लोग व्यवस्था करते हैं। जो हवा आने वाला है उसको शीतलहर का जो हवा आता है, जिससे चलते बकरिया का टेम्परेचर डाउन होता है, जिसके चलते बकरिया में बहुत तरह का सर्दी लगने की चांस अधिकतर होती है। बकरियां हमारे सर्दी में नाक से सलाइवा चूने लगता है, तो हम लोग समझ जाते हैं या निमोनिया हो सकता है। इसके बचाव के लिए हम लोग अलाव का व्यवस्था करते हैं। चारों तरफ से उसके जो दीवार है या झोपड़ी है उसको टाट से या प्लास्टिक से घेर देते हैं, जिसके हवा नहीं लगे। आपने देखा कि आजकल हमारे यहाँ खास करके हमारे राज्य में किसान, सर ने भी बताया कि YouTube से या सोशल मीडिया से प्रभावित होकर जहाँ तहाँ से कहीं दूसरे क्षेत्र से, जम्मू कश्मीर से आप ले आए, हरियाणा से ले आए, यूपी से ले आए, तो वो हमारे यहाँ सूटेबल नहीं हो पाती है। तो सभी लोग सब जगह नहीं रह सकते, तो वैसे ही बकरियों में है कि उनको वातावरण अनुकूल चाहिए। तो आप अनुकूल वातावरण के लिए जो वैरायटी जो वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित है उसी का प्रयोग करें। और इतनी अच्छी जानकारी सर आपने हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञों द्वारा जितनी भी जानकारियाँ आपको दी गई उसे उपयोग में लाकर आप सफलता की नई राह तय करें, क्योंकि आपकी उन्नति में ही देश की प्रगति है। इसी विचार के साथ अब मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।